हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गांव का आखिरी इंसान। कई सालों के बाद आद्रा नक्षत्र ऐसे झूम कर बरसा था कि ताल तलैया, पोखर, डबरा सब भर गए थे। खेत पानी से लबालब भर गए थे, पर गांव की नहर खाली थी, इसलिए पानी नीचे उतरने में समय नहीं लगा। जब खेतों का पानी घटने लगा तो 2-3 दिनों में ही घटकर नीचे चला आया। फिर भी खेतों की ज़रूरत लायक पर्याप्त पानी था। गांव के किसानों के पौधे तैयार थे। इस बार लगभग सभी किसानों ने रोहिणी नक्षत्र में ही खेतों में बीज डाल दिए थे। पवन रावत अपने खेतों का हाल देखने के लिए मकराइन चला गया। वह हमेशा खेतों की ओर घूमने निकलता था, पर उस रात पानी ज़्यादा घट गया था। दूर से चांदी की तरह चमक रहे खेत अब हरे भरे लग रहे थे। वास्तव में पानी घट गया था। ऐसी हालत में पवन के लिए खेतों की स्थिति जानना ज़रूरी था। पवन तकरीबन 1.5 बीघा ज़मीन का मालिक है। कुछ खेत बटाई पर दे रखा है, पर वे सब एक जैसे ही हैं। पवन के शब्दों में फूलों का रस मकरंद और खेतों का सार मकराइन खेत। वह सबसे पहले बिडार पहुंचा। उसने अपेक्षाकृत ऊंची जगह पर बीज डाला था। बीज के लिए उस खेत की मिट्टी अच्छी व दोरस थी। पौधे के लिए तैयार किया हुआ 100 अच्छे पौधे हुए थे। हरा भरा खेत था, एक भी खरपतवार नहीं था। लहलहाता सा लग रहा था। खेत उन्हें देखकर किसी भी किसान के पैर अनायास ही रुक जाते थे। वे प्रशंसा करते, कोई पूछ लेता किसका है। उन खेतों को जानने वाले बोल पड़ते, और किसका होगा। ऐसे मन लुभाने वाले पौधे और किसके हो सकते हैं सिवाय पवन के। पूरे गांव के कुशल किसानों में उसका नाम सबसे ऊपर है। जैसे उसका नाम पवन है, वैसा ही वह है वायु हवा सा। वैसे तो वह बहुत से दूसरे काम भी जानता है, पर खेती बाड़ी के काम में उसकी रुचि गजब की है। बस समझ लीजिए कि पूरा दिन खेत में ही गुजारता है। वह जुते हुए खेत की मिट्टी से खरपतवार ऐसे निकालता है कि देखते ही बनता है। मिट्टी के एक एक टुकड़े से खरपतवार ऐसे अलग करता है मानो मिट्टी को दुलार रहा हो। इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि पवन के प्राण उसकी देह में नहीं, मकराइन में बसते हैं। वास्तव में वह हुनर वाला आदमी है। गांव के भरे पूरे लोग दूसरे के खेतों में काम नहीं करते, पर पवन ऐसा नहीं है। उसे जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती है तो समाज का भी ध्यान रखता है, उनके लिए काम करता है। अपना काम खूब मन लगाकर करने और दूसरों के काम में लापरवाही करना उसकी फितरत में नहीं है। वह काम को काम समझता है। वह जो भी काम करता है खूब करीने से करता है, पूरी लगन से करता है। इसलिए खेतों के मालिक उसके पास आते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि अर्जी लगाए रहते हैं। सामाजिक विचार विमर्शों में भी उससे सलाह ली जाती है। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है। अखबार पढ़ने में उसकी गहरी रुचि है। लोग कहते हैं कि पवन अखबार नहीं पढ़ता, बल्कि उसमें रम जाता है। केवल पढ़ता ही नहीं, खबरों को याद भी रखता है। जब शाम ढलने लगती है तो वह अखबार लेकर बैठ जाता है। मास्टर साहब के यहाँ उसके लिए अखबार सहेज कर रखा होता है। इसके लिए उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, पर वे कहते हैं पवन समाज का सजग व्यक्ति है। अतः जब पवन बिडार पहुंचा तो बेहद खुश हुआ। ताजे पानी पर पौधे लहलहाकर उगकर लंबे हो गए थे। लोग कहते हैं कि देखकर ही दिल दिमाग खुश हो जाए। सो खुश हो गया। थोड़ी देर तक वह धान के उन पौधों की हरितिमा को निहारता रहा, मानो उनको आंखों में भर रहा हो। फिर वह सबसे पहले निचले खेत की ओर चला। फैकन ठाकुर वाली क्यारी पानी से पूरी तरह भर गई थी। पवन ने मेड़ पर खड़े होकर खेत को स्नेह से निहारा। खेतों में अधिक जुताई की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ कीचड़ हो जाएगा, पर अभी उसमें पानी ठहरेगा। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ गया।
वह नीचे तक सभी क्यारियों में घूमा, सभी में पर्याप्त पानी था। उसने सोचा कि ये क्यारियाँ पानी बचाकर रखेंगी और वह ऊपर आ गया। अब वह जरीखन वाले पंचकठवा खेत में पहुंचा। उसमें केवल 4 अंगुल पानी था। तैयार खेत और छपछप पानी। उस समय खेत को देखकर उसके मन में ये भाव आया, मानो खेत अभिसारिका की तरह 16 श्रृंगार कर पति के कदमों की आहट पर कान लगाए बैठी हो। मतलब ये है कि खेत की स्थिति रही हो कि हल ले आओ और जुताई शुरू करो। पवन खेत की स्थिति देख अकुला गया, क्योंकि उसके पास अपना बैल नहीं था। 15 दिन पहले बैल मर गया था। पैसे की तंगी के कारण दूसरा बैल नहीं ले पा रहा था। उसने खेत का जायज़ा लिया। उसने हिसाब लगाया कि अगर कल तक खेत के लिए हल की व्यवस्था नहीं हुई तो परसों मुश्किल बढ़ जाएगी। वह हल के इंतज़ाम के लिए घर से निकला। गांव के चारों टोला घूम आया, पर किसी ने हल नहीं दिया। देता कैसे? खेती के लिए यही सबसे उपयुक्त समय था। गांव में बहुत से लोग हल नहीं रखते। दूसरा कारण था श्रमिकों की कमी। जो लोग खुद खेतीबाड़ी का काम नहीं करते हैं, वे अपने खेत बटाई पर दे देते हैं। जो लोग अपने हाथ से खेती करते हैं, उनके परिवार के लोग गांव में नहीं रहते। परिवार के कमेरे लोग गांव से बाहर चले जाते हैं। पवन घूमते घूमते थक गया, पर हल की व्यवस्था का कोई सूत्र नहीं पकड़ पाया। गांव में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बैल बेकार बैठे रहेंगे। वे खुद अपनी रोपनी में रहेंगे, मगर दूसरे के खेत की जुताई के लिए अपना बैल नहीं देंगे। यही कारण था कि पवन को खाली हाथ लौटना पड़ा। उन लोगों ने कह दिया कि वे अपने बैल से अपना खेत जोतेंगे। रास्ते में ध्यान आया कि ट्रैक्टर वाले से बात की जाए, पर उन लोगों तो बड़े खेत चाहिए। कम से कम 1 पहर का तो जोत हो, कम से कम इतने जोत का काम हो, तभी काम के लिए तैयार होंगे। क्यों ना मधुकांत से कहा जाए कि वह ट्रैक्टर से उसका खेत जोत दे और बदले में वह पिता पुत्र उसके खेत में रोपनी कर देंगे। खेतीहर मजदूरों की इतनी कमी है कि ऐसे माहौल में मधुकांत को यह पेशकश जमेगी। मन में यह ख्याल आते ही अचानक उसे याद आया कि बेटा सुबोध तो कल ही दिल्ली चला जाएगा। ओह, वह उसे नहीं जाने देगा, पर वह माने तब तो। वह तो कई दिन से दिल्ली जाने के लिए तूफान मचाए हुए हैं। नौजवानों का तो दिमाग शहर की तरफ भागता है। बड़बड़ाते हुए पवन आगे बढ़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि 10-12 लड़कों का एक झुंड आता दिखाई दिया। वे सब लगभग एक समान उम्र के थे। किशोर कोई भी जवान नहीं था। अभी तो उनकी मूँछों के बाल कोमल रौं की शक्ल में ही थे। कहाँ चढ़ाई करने निकले बच्चों? पवन ने उनसे पूछा। उसके इस सवाल पर सोनेवाल का बेटा मनाई बोला, देखते हैं काका, कहाँ का जुगाड़ लगता है। क्यों, अभी तय नहीं किया है क्या? किया भी है और नहीं भी किया है। देखते हैं, सूरत जाते हैं या मुंबई। मनाई बोला। जब मनाई ने पहले के बम्बई को मुंबई कहा तो पवन मन ही मन हंसा। उसके मन में आया कि आजकल तो साधारण आदमी को भी देश विदेश की बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है, पर वे ये नहीं समझते कि वे कहाँ जा रहे हैं। गांव में खेतीबाड़ी का काम कैसे चलेगा? काम करने वाले तो बाहर भाग रहे हैं। वह अपने टोले के सभी घरों को याद करने लगा। छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर गांव में कोई और नज़र नहीं आ रहा था। उसे लगा कि ये छोटे बच्चे भी जवान होते होते शहर की ओर फुर हो जाएंगे। उस स्थिति में गांव का क्या भविष्य होगा? गांव बड़े बूढ़ों की बस्ती बनकर रह जाएगा। मन में यह ख्याल आते ही उसे सरजुग बाबा याद आए।
एक दिन की बात है, पवन कहीं से चला आ रहा था। उसने सरजू बाबा को प्रणाम कर उनका हालचाल पूछा तो बाबा रोने लगे। उनके ऐसे दिन आ गए कि एक बड़े परिवार के मुखिया होते हुए भी खुद को अकेला व लालहायसा अनुभव कर रहे थे, जबकि परिवार में बेटा, बहू, पोता पोती, पड़पोता भी थे। बेटा कानपुर में नौकरी करता था, बाद में वहीं बस गया था। फिर तो वह गांव को पूरी तरह भूल गया था। बाबा को रोते देख पवन उनके पास बैठ गया। उसने बाबा को ढाढ़स बंधाया। कुछ देर बाद बाबा बोले, क्या कहूँ, कई बार तो मन सूना सूना सा लगता है। घरवाली तो मुझसे भी ज़्यादा अकेलापन महसूस करती है। क्यों, क्या अब वे लोग आपकी खोज खबर भी नहीं लेते? पवन ने पूछा। उसकी इस बात पर सरजुग बाबा बोलने लगा, क्या बताऊं पवन, बड़े पोते की शादी हुई, सारी रस्में वहीं निभाई गई। खैर उनकी मर्जी, जहाँ करें। बैरिया से इतना भी नहीं हुआ कि जरा बहू का मुंह ही दिखा देते। अब मैं देखूंगा भी क्या, अब तो सूझता भी नहीं। फिर भी पोते की बहू का मुंह देख लेता तो मन संतुष्ट होता। क्या अब आपको दिखाई नहीं देता? पवन ने पूछा। दिखाई देता है, तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि कोई है। जब तुम बोलते हो तो समझ जाता हूँ कि पवन है। बाबा बोले, तो किसी को साथ लेकर चले क्यों नहीं जाते? पवन ने उनके मन की था लेनी चाहिए। जब जवानी में नहीं गया तो अब क्या जाऊँगा। वे तो खुश होंगे जब मैं मर जाऊँगा और जब उनका सब कुछ हो जाएगा। अपने साथ साथ घर की स्थिति की चिंता ने भी उसे दुखी कर दिया। वह घर गया। उसकी पत्नी खाना पका रही थी। पति को देख उनसे पूछा, कहाँ गए थे? हल का इंतज़ाम करने गया था। पवन बोला, हुआ नहीं तो अब क्या करेंगे? लगता है कि अगर कल तक हल का इंतज़ाम नहीं हुआ तो खेत की स्थिति संभल नहीं पाएगी। कौन सा खेत? जरीखन वाला। धत, ये गांव कैसा है, थोड़ी सी बारिश होते ही ऊब डूब करने लगता है और थोड़े में ही ना जाने क्या क्या चूल्हे पर क्या चढ़ाया है। पवन ने प्रसंग बदला। पूड़ी है, बौआ के लिए बट खर्चा नहीं। अब बौआ कल नहीं जाएगा। पवन पत्नी से कह ही रहा था कि इतने में सुबोध वहाँ आया। उसने पिता की बात सुनी तो बोला, नहीं नहीं, अब मैं इस गांव में नहीं रहूँगा। क्यों? पवन ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में पूछा। गांव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबोध उतनी ही ऊंची आवाज़ में बोला। इस बात पर बाप बेटे में बहस हुई। पवन गुस्से से लाल हो गया। पत्नी मना करती रही, उसे शांत करती रही, पर उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। सुबोध चुप हो गया, लेकिन पवन अब भी बहुत देर तक गुस्से में बड़बड़ाता रहा। घर का वातावरण इतना बोझिल हो गया कि रात किसी ने भी खाना नहीं खाया। सवेरे सुबोध दिल्ली चला गया। पवन तड़के भोर में खेत की तरफ निकल गया। उधर से घर लौट रहा था तो सकली की बेटी ने उसे बताया कि सुबोध दिल्ली चला गया। उसे बहुत दुख हुआ। बेटा होकर भी सुबोध ने उसकी बात का मान नहीं रखा। उसने तो इतनी शिष्टता भी नहीं दिखाई कि जाते समय मिल लेता। वह भीतर ही भीतर कई टुकड़ों में टूट गया, पर कुछ बोला नहीं, पत्नी से भी नहीं। फावड़ा लिया और खेत की तरफ चल दिया। दोपहर में पत्ती काफ़ी समझा बुझाकर घर ले आई। घर आकर 2 कौर खाया, मगर एक भी शब्द बोल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह बोलने की कोशिश करेगा तो रुलाई छूट जाएगी। रात में खाना खाकर लेट गया, मगर आंखों में नींद कहाँ। न जाने क्या अनाप शनाप सोचने लगता। सोचते सोचते उसका सिर फटने लगता। बेटे की 1-2 बातें अब भी उसे परेशान किए हुए थी। सुबोध ने कहा था कि गांव में लोग कैसे रहेंगे। यहाँ तो कितने लोग ऐसे भी हैं
जिनके परिवार के लोग अगर शहर में नौकरी ना करें तो वे भूखे मर जाएंगे। लोग पहले कैसे रहते थे? पवन ने पूछा था। पहले परिवार में कितने लोग दोनों पहर भोजन करते थे? 100 में से 1-2 जमीन वाले सुख रहा करते थे, बाकी लोग उन्हीं के सुख जुटाने में त्राही त्राही करते रहते थे। अब समय बदला है। पवन अपने बेटे को भी धरती माँ की सेवा के लिए नहीं रोक पाया। ऐसा सोचते हुए मानो वह धरती माता से कह रहा हो कि हे माता, जैसे अब लोग आपको छोड़कर दूसरे कामों में लग रहे हैं, वैसे ही अपने जन्मदाता माता पिता को भी छोड़ रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते उसे लगा जैसे वह एक दिन सरजुग बाबा हो जाएगा, पूरा गांव सरजुग बाबा हो जाएगा। फिर तो वह बैठा रहा। इस दौरान पत्नी ने उससे कितनी बार पूछा था, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? जब उसका मन स्थिर हुआ तो उसने बताया कि उसने एक भयानक सपना देखा है। पत्नी चौंक उठी। क्या? वह इस बात से डर गई थी कि चूंकि सवेरे का देखा सपना सच होता है, अतः हे भगवती, वह मन ही मन घर के कुल देवता को प्रणाम करने लगी। मैंने सपना देखा कि गांव के लोग सभी लोग एक एक कर गांव से चले गए हैं। खेती बाड़ी का काम ठप हो गया है। खेत भी जैसे गूंगे हो गए हैं। उसके बाद अंट शंट सपने देखने लगे। मैंने देखा एक मंदिर है, उसमें देवी की एक मूर्ति है। पास पहुंचा तो मंदिर टूटा फूटा खंडर सा था। उसके बीच में जो एक मूर्ति थी वह मेरी माँ की थी। मूर्ति नहीं, मैं और पास गया, वह मेरी माँ नहीं थी। मेरी माँ जैसी लगा, जैसे वह रो रही हो। मैंने पूछा, आप कौन हैं? मैं पृथ्वी हूँ। वह बोली, आप रो रही हैं? हाँ, रो रही हूँ। मेरे बेटे सही राह से भटक रहे हैं, मुझे छोड़कर मशीन के पीछे पड़े हैं। ऐसे ऐसे धुआं और जहर फैला रहे हैं जिससे मेरा दम घुटने लगा है। मुझे अनुभव हुआ जैसे वह ठीक कह रही हो। मुझे भी चक्कर सा आने लगा। मेरी आंखें बंद हो गईं। इतने में वह कहीं चली गईं। तभी मुझे प्यास लगी। नज़दीक एक नदी बह रही थी। मन खुश हुआ। किनारे बैठकर एक चुल्लू पानी पिया। अरे, पानी में तेल का स्वाद लगा। मैं गौर से देखने लगा। उस पानी में छोटे छोटे कीड़े तैर रहे थे। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। गांव में घर मकान गायब हो गए थे। पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए थे। मैं डरकर भागा। थोड़ी दूर ही गया होऊंगा कि मैंने चावल और गेहूं के बड़े बड़े ढेर रखे देखे। लोग अनाज के चारों ओर वैसे ही खड़े थे जैसे झुंड के झुंड पक्षी। मैं वहां पहुंचा और लोगों से पूछा कि यह चावल और गेहूं कहाँ से आया। एक आदमी बोला, चावल और गेहूं कहाँ बनता है? यह नहीं मालूम। चावल और गेहूं खेत में पैदा होते हैं। मैंने कहा तो मेरी इस बात पर सब ठहाके लगाने लगे। वे बोले, लगता है कि यह द्वापर युग का व्यक्ति है। अन्न फैक्ट्री में बनता है, ना कि मिट्टी में। यह प्राय गांव का अंतिम आदमी है जो बचा है। यह खेत का उगा अन्न दे सकता है। मैं चिंता में पड़ गया कि मैं इन्हें कहाँ से अनाज दूंगा। मैं याद करने लगा कि गांव कहाँ है। मुझे लग रहा था कि गांव से कहीं दूर खो गया हूँ। मेरी विचित्र स्थिति हो गई है। मैं वहाँ से भागा और चिल्लाने लगा। काफ़ी कोशिश के बाद नींद टूटी तो देखा कि तुम उठा रही हो। धुर्र, ऐसे ही अनाप शनाप सपने। पवन की पत्नी को हंसी आ गई। उसका चित्त शांत और स्थिर हुआ। पत्नी उठकर दूसरे काम से चली गई थी। पवन बहुत देर तक गुमसुम बैठे रहा, फिर उठे और बाहर आ गया। बेटा चला गया। पवन अकेले हो गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अन्य अवसरों पर उसकी पत्नी
घर गृहस्थी के काम संभालती थी, मगर इस बार उसके कामों में हाथ बटाने के लिए वह पीछे नहीं रहती। पवन काम में लगा रहता, पर बेटे के प्रति जो उसका गुस्सा था वह अभी शांत नहीं हुआ था। अब इतना ही नहीं कि बेटे पर गुस्सा है, उसका रात का सपना हमेशा उसके मन का पीछा करता रहता है। बार बार पूरे खेत को निहारते रहता है। खेत की तरफ देखते हुए उसका मन उदास हो जाता है। खेत में रोपनी तो ज़रूर हो रही है, पर ऐसी रोपनी मन को खुशी नहीं दे रही थी। आज तो खेत में रौनक होती, पर अब गांव में ऐसा माहौल बनाने वाले उत्साही लोग नहीं दिखाई देते। वह उदास हो जाता है और अपने सपने से डर जाता है और कभी धरती की ओर एक कदम देखता रहता है। उसको प्रतीत होता है कि पृथ्वी उस सपने वाली स्त्री के रूप में सामने आएंगी और कहेंगी, तुम अपने बेटे को भी मुझसे जोड़कर कहाँ रख पाए। पवन भीतर ही भीतर अशांत हो जाता है। एक दिन की बात है, पवन रोपनी में था, पत्नी भी साथ थी। समय कुछ ठंडा सा था। आकाश में छितराए से मेघखंड थे। मंद मंद हवा बह रही थी। खेत में पानी नहीं था, पर मिट्टी काफ़ी गीली थी। इस खेत के उस तरफ के खेत में झुंड के झुंड पक्षी उसमें अपना भोजन ढूंढ रहे थे। चिड़ियों के चुन चुन कलरव से चारों तरफ एक संगीतमय वातावरण बन रहा था। कभी कभी पवन का सिर बरबस पक्षियों की तरफ उठ जाता था। एक बार उसने देखा कि एक मैना दूसरे मैना के चोंच में अपने चोंच से दाना डाल उसे खिला रही थी। वह खुशी से कुछ देर उस तरफ देखता रहता था। उसे बेटे की याद आई। वह सोचने लगा कि उस दिन व्यर्थ ही उस पर गुस्सा किया। अगर अपनी बात प्यार से कहता तो शायद वह मान भी जाता। बेचारा भूखे ही चला गया। बेटे के प्रति उसके मन में एक कचोट सा उठा। उसका मन भीग गया। पहले भी पूछा था, पर पत्नी ने नहीं बताया था। आज उसने फिर पूछा, उस दिन सुबोध भूखा ही चला गया ना? पत्नी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और बोली, आप तो क्रोध में होश खो बैठते हैं। आपके डर से मैं झूठ बोलती हूँ। उस दिन सवेरे उठकर खाना बनाया। आप जब सोकर उठे तो खेत गए। उसने खाना खाया। मैंने चैन बनाने के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे वही 300 रुपये उसे दिए। पवन को लगा जैसे इस बार की मंद बयार ने उसके रोम रोम को पुलका दिया। उसने पत्नी की तरफ देखा। मन में ममता की लहर उठी। उसके मन में आया कि पत्नी को पकड़कर कलेजे से लगा ले। फिर तो उसके मन में उठी अद्भुत स्फूर्ति ने उसकी रोपनी में गति बढ़ा दी। कब बीज लेता और कब मिट्टी में दबाता पता ही नहीं चलता। वैसे पहले भी उसकी रोपनी बहुत अच्छी होती थी, पर उन दिनों की बात कुछ और ही थी। लेकिन उसने कितना भी अपना मन रोपनी में रमाया हो, मन सोचना थोड़ा ही बंद करता है। पलटकर उसने पत्नी की ओर देखा। उसने सोचा, वास्तव में माँ की तरह माँ ही हो सकती है। माँ और पृथ्वी एक समान है। धरती अपनी कोख से जन्मे बीज को हमेशा संभाल कर रखती है। सोचते सोचते पवन के मन में आया कि माँ का स्नेह दुलार उसे बाहर नहीं रहने देगा। वह गांव ज़रूर लौटेगा। काश उसका मन उछल पड़ा हो। वह सोचने लगा कि ऐसे ही एक दिन वह दोनों व्यक्ति रोपनी कर रहे होंगे, तभी कोई बोलता हुआ आएगा, सुबोध घर आया है। ऐसा संदेश लाने वाला यह भी कहेगा उसे अच्छा काम मिला हुआ था। पर गांव से जाते समय माँ का उदास चेहरा देखा था। उस उदास चेहरे ने उसे शहर में चैन से रहने नहीं दिया। वह खेत की तरफ ही चला आ रहा है। उसे इतनी बेचैनी मची है कि वह कब माँ का मुंह देखेगा,
पवन कल्पना करते करते मानो कल्पना से साक्षात्कार करने लगा। मन में तूफान की तरह उठ रही बातें होठों पर आ ही गईं। ओह, आ गया। जो माँ का उदास मुंह देखकर घर लौट सकता है, वह पृथ्वी को भी उदास नहीं देख सकता। पवन के साथ ही उसकी पत्नी भी धान रोप रही थी। वह आवाज़ सुनकर चौंक उठी। थोड़ी देर पति की तरफ देखा और पूछा, क्या बड़बड़ा रहे हैं? बौआ बौआ आया है। पवन पत्नी की तरफ घूम कर बोला, कहाँ आया है बौआ? वह इस बार और विस्मित हो उठी। नहीं आया है तो आएगा। बोलते हुए पवन फिर रोपनी में लग गया। तो बस इतनी सी है ये कहानी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।